हेलो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप ये वीडियो जरूर देखें। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसको ज़रूर देखें, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आप जो वीडियो हम दे रहे हैं उसको लगातार देखते जाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे बेसिक उठाकर बेसिक से पूरे हाई स्टैंडर्ड तक जाएंगे। दोस्तों, मैं ये जो पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, कई स्रोत हैं इसके, जैसे एनसीईआरटी है, लक्ष्मीकांत हैं, डीडी बसु हैं, सुभाष कश्यप हैं, हमारे कुछ नोट्स हैं, मतलब पूरे कंबाइन करके, और जो नेट वगैरह हैं वहाँ से पूरे इकट्ठे करके एक जगह मैं आपको देना चाहता हूँ, और आपको ये एक जगह मिलेगा भी नहीं। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया है 1857-1947 तक हम जाते हैं। तो बहुत से ऐसे बदलाव हुए थे जो इंग्लैंड में हुए थे कि भारत में हुए थे, ये पता नहीं चलता। इसलिए यदि हम ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर जान जाएं तो इसमें भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स हुआ करते थे, उनमें बदलाव होता था तो हम समझ नहीं पाते थे भारत में होता है कहाँ होता था। तो अगर हम इसकी संरचना जान जाएं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी उसके अनुसार चेंजेस होता था, वो परिस्थितियाँ समझेंगे तो अपने आप हम कभी नहीं भूलेंगे कि अगर एग्जाम में कोई चीज़ आता है तो हम बता सकते हैं कि ये किस एक्ट के तहत हुआ होगा। चलिए हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना। आज अगर हम प्रेजेंट में देखते हैं तो किसी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कंपनी खोलना है और उसके लिए 100 रुपये की ज़रूरत है, आपको एक कंपनी खोलना है, उसके लिए 100 रुपये की ज़रूरत है। तो आप क्या होता है कि मान लीजिए कि इस तरह के पेपर है आपके पास, तो इसमें जो होगा इनको शेयर बोला जाता है। एक पेपर पत्र होता है उसको शेयर बोला जाता है। मान लीजिए कि ये जो दोनों हैं, ये और ये दोनों 10-10 रुपये के हैं, और बीच में 16 पेज हैं और वे 5-5 रुपये के हैं। तो समझ लीजिए 16 जो पेज हैं वो 5-5 रुपये के हैं, तो 80 रुपये हुए। और ये जो 10-10 रुपये के 2 पेज हैं वो 20 रुपये। तो हमें कंपनी के लिए अगर ये शेयर हम किसी को बेचते हैं, ये पत्र जो है निकाल किसी को बेचते हैं कि आप एक खरीदते हैं तो हमें 5 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस तरह बेचते हैं तो हमें 100 रुपया मिल जाएगा। तो ये जो 16 खरीदते हैं 5-5 रुपये के, वो बोले जाते हैं शेयर होल्डर, जो इनको शेयर होल्डर बोला जाता है। और ये जो 10-10 रुपये के खरीदे थे, ये बैठते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, यहाँ बैठते हैं। तो हालांकि वोटिंग का अधिकार भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही होता है। तो हम ज़्यादा इकोनॉमिक्स में न जाकर बस कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे लोग कंपनी में काम करते हैं, यही केवल बताएंगे। तो शेयर होल्डर हो गए, कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, जो ज़्यादा का शेयर खरीदते हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो मिलकर एक व्यक्ति को सीईओ या एमडी नियुक्त करते हैं, जो कि सभी, मान लीजिए कोई लाभ होता है, कहीं व्यापार करते हैं किसी कंपनी का, कंपनी प्रोडक्शन होता है, तो जो लाभ होता है वो बराबर बराबर जिस तरह से शेयर होते हैं सबके, उस हिसाब से सबको लाभ दे देते हैं। ये है प्रेजेंट में कंपनी का स्ट्रक्चर। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इंग्लैंड में बनी थी, वो भारत कभी नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर थे वो भारत आए थे, ये तो भारत में इंग्लैंड में बनी थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी तरह का था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में शेयर होल्डर को बोला जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स, COP, कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स। और जो ज़्यादा का शेयर करते थे जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज के समय में बोला जाता, उस समय बोला जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और सभी नियुक्तियां, सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लोग ही देखा करते थे। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना थी और इस तरह वो बनी इंग्लैंड में। तो जो क्या ये व्यापार के लिए बनाई गई थी। तो इनको ये अधिकार दिया गया था कि ये ईस्ट इंडीज के देशों, मतलब पूर्वी देश जो हैं उनके साथ ये व्यापार कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये लोग, इन लोगों के जो रिश्तेदार होते थे, भांजा, भतीजा, लड़के, उनको एक सर्विस थी कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस, जिसे आज IS बोला जाता था, पहले उसको बोला जाता था CCS,
कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस, संश्रावित नागरिक सेवा, इसमें लोगों को नियुक्त करते थे सर। कोई परीक्षा नहीं होती थी, बस अपने करीबी रिश्तेदारों को इसमें नियुक्त कर दिया जाता था। इनकी नियुक्ति होती थी अप्रेंटिस के तौर पर। अप्रेंटिस उन्हें बोला जाता था जो किसी मतलब कोई नॉलेज वाला व्यक्ति है उसके अंदर रहकर सीखता है। जैसे मान लीजिए कि वकील है, तो वकील के अंदर उसका बैग वगैरह एक व्यक्ति ढोता रहता है, वो उससे बहुत सी चीज़ें सीखता रहता है, तो अप्रेंटिस होता है। अब मतलब ये होता था, प्रमोशन हुआ करता था, तो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता था, मतलब 2 साल 4 साल पर इस तरह की प्रमोशन हुआ करते। तो अप्रेंटिस के तौर पर नियुक्ति हुआ करती थी और वो सीखते थे, तो धीरे धीरे वो फैक्टर बनते थे। फैक्टर वो होते थे जो जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो CCS के मेंबर जब भारत में आएंगे तो फैक्ट्री खोलेंगे। फैक्ट्री, आज फैक्ट्री का मतलब होता है किसी वस्तु के प्रोडक्शन से, लेकिन उस समय प्रोडक्शन नहीं होता था, एक तरह से गोदाम हुआ करता था, वेयर हाउस, कि जैसे कोई सामान किसी नागरिक से खरीद कर लाए और उसमें जमा कर देते थे फैक्ट्री में, फिर वहाँ से लेकर जाते थे कहीं और देश बेचते थे और जो लाभ होता था उसे इंग्लैंड पहुँचाते थे। तो अप्रेंटिस के तौर पर नियुक्ति होती थी, फिर प्रमोशन होकर फैक्टर बनते थे। फैक्टर के बाद राइटर होते थे, क्लर्क, प्रमोशन 2 साल 4 साल पर प्रमोशन होकर राइटर मतलब क्लर्क बनते थे। फिर उसके बाद प्रमोशन होता था जूनियर मर्चेंट बनते थे, फिर प्रमोशन होता था तो सीनियर मर्चेंट बनते थे, फिर उसके बाद प्रमोशन होकर एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर जाते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव पद में जैसे गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया कि भाई इनको भारत में 10 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, तो इनको काफ़ी भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान होगा, तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल की सहायता के लिए काउंसिल में बिठा दिया जाता था। इस तरह की नियुक्तियाँ हुआ करते थे। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर और कैसे लोग यहाँ भारत में व्यापार करते थे। भारत में व्यापार में आपको हमने बताया कि जो फैक्ट्री होती थी, फैक्ट्री में किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हुआ करता था, केवल वहाँ पर आके लोग एक तरह से फैक्ट्री गोदाम थी और वे भारत से सामानों को खरीदते थे और उसमें जमा करते थे, फिर वहाँ से ले जाके कई देशों में बेचकर फिर जो फायदा होता था उसको ले जाकर इंग्लैंड में पहुँचा देते थे। ये तो था जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। लेकिन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद कुछ ही समय बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि बक्सर युद्ध के बाद हम देखते हैं कि द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। अब ये द्वैध शासन क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें। दोस्तों, 1764 का जो बक्सर युद्ध हुआ था उसमें जो भारतीय राज्य महाराजे थे उनकी हार हुई। उसके बाद कंपनी का शासन शुरू हुआ, तो उन्होंने द्वैध शासन लाया। ये द्वैध शासन क्या होता है इसके बारे में बता दें कि पहले ये मान लीजिए कि ये मुगल साम्राज्य था, पूरे भारत पर फैला हुआ था और ये कई भागों में बटा था। जैसे मान लीजिए पूरी दिल्ली है, दिल्ली से शासन जो मुगल सम्राट था दिल्ली से शासन चला करता था लाल किला से। और मान लीजिए बंगाल है और ये अवध है, तो प्रत्येक में एक दीवान होता था और एक निजाम होता था। निजामत का मतलब होता है जो प्रशासनिक कार्य देखे, दीवान का मतलब होता है जो राजस्व संबंधी कार्य देखे। बंगाल में भी यही व्यवस्था थी, दीवान कोई और व्यक्ति था और निजाम कोई और व्यक्ति था। लेकिन जब मुर्शिद कुली खान वहाँ का नवाब बनता बंगाल का, तो ये दोनों कार्य दीवान और निजामत का खुद वही देखने लगता है, वही राजस्व संबंधी कार्य भी देखता, वही निजामत का कार्य देखता। मतलब शक्ति एक ही व्यक्ति के पास दोनों आ जाती है। लेकिन जब 1764 का युद्ध होता है, फिर उसके बाद पूरे बंगाल पर इनका कंपनी का शासन पूरी सुदृढ़ हो जाता है, तो ये इनके पास अधिकार चाहे जितने दाम में किसी से वस्तु खरीद सकते थे, कम दाम कम पैसे देकर महंगी वस्तुएं खरीद लिया करते थे और उसको जाकर महंगे दामों में बेचते थे साउथ ईस्ट कंट्रीज में। फिर उसके बाद वहाँ से जो लाभ होता था अपने देश ले जाया करते थे। तो ये जो था दीवान, जब ये दीवान का काम और निजामत का कार्य था, कंपनी ने क्या किया कि दीवान के
कार्य के लिए 2 भारतीयों को नियुक्त किया और निजाम के लिए भी 1 भारतीय को नियुक्त किया। हालांकि भारतीय और नवाब का कोई इन पर अधिकार नहीं था। इन व्यक्तियों को यदि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे तभी ईस्ट इंडिया कंपनी की सिफारिश पर नवाब हटा सकता था, नहीं तो नहीं हटा सकता था। केवल ये कठपुतली के रूप में नवाब को बनाए रखा गया, नहीं तो ये दोनों पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। हालांकि ये तो भारतीय थे, लेकिन राजस्व जो होता था वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी ले लिया करते थे और निजाम जो प्रशासनिक था, ये सब कार्य जो था नवाब के जिम्मे रखा गया। तो जब राजस्व ही नहीं रहेगा तो प्रशासनिक कार्य कैसे किए जाएंगे? तो इस तरह द्वैत शासन स्टार्ट हुआ। कंपनी शासन के पास और कंपनी के पास अधिकार थे, नवाब के पास उत्तरदायित्व थे। लेकिन जब ये अधिकार और उत्तरदायित्व बढ़ जाता है तो उस देश का प्रशासन सही ढंग से कार्य नहीं करता है। इसके बाद क्या हुआ कि पैसे कम देकर ज़्यादा वस्तुएं खरीदते थे। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जाकर बेचते थे, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और दक्षिण जो पश्चिमी एशिया के देश हैं वहाँ पर। तो ज़्यादातर लाभ लेकर जाते थे अपने देश में और बड़े बड़े महल खड़ा किया करते थे। तो जो इंग्लैंड के अभिजात वर्ग थे वो इन लोगों से बड़ा नफरत किया करते थे। वो क्योंकि वे जानते थे कि इतना पैसा लोग कमा रहे हैं कि राजनीति में ही आते थे, पैसे के दम पर जीत जाते थे। और उसके बाद पूरी इन लोगों को डर था कि कहीं ऐसा है ना हो कि इंग्लैंड सरकार जो है कि भ्रष्टाचार इंग्लैंड में भी फैल गया, पूरी सरकार को लोग खरीद लें। तो इन लोगों से बहुत नफरत किया करते थे। तो उन लोगों ने इंग्लैंड सरकार को कहा कि वो लोग भारत में लोगों को सताकर गलत ढंग से पैसे ला रहे हैं और यहाँ पर हम लोग दबाव में रहते हैं क्योंकि हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है इतने भारी। अगर ये जो कंपनी पैसा इतना कमा के ला, इतने लाभ कमा रही है, तो ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि कंपनी से कुछ पैसा ले ताकि हम लोगों के जो टैक्स का भार है वो कम। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स यानी शेयर होल्डरों को कहा था कि आप हमारे शेयर खरीदेंगे तो आपको 6.5% ब्याज न देकर हम 12.5% ब्याज देंगे। वहाँ उस समय इंग्लैंड में केवल 2 या 3% इतना ही ब्याज मिलता था और ईस्ट इंडिया कंपनी 6.5% ब्याज दिया करती थी। लेकिन अब बढ़ाकर 1764 के बाद अब बढ़ाकर कर दिया कि हम 12.5% ब्याज देंगे अगर आप। तो कंपनी के पास इतना पैसा था, एक तो दीवानी के रूप में भारत से जो लगान के रूप में उस तरह कलेक्ट करते थे, ऊपर से इंग्लैंड में जो शेयर होल्डर जो पैसे लगाते थे वो पैसा ज़्यादा सामान करते थे और अकूत संपत्ति जो है कि बटोर कर लेकर जाते थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ इसी को कहा जाता है। उसको ले जाकर इंग्लैंड में अपना महल वगैरह बनाया करते थे। तो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ठीक है, आप लोग 4 लाख पाउंड हमें भी देंगे प्रति वर्ष, 1967 में कहा। लेकिन कुछ ही दिन बाद कंपनी दिवालिया हो गई और कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि आप ये जो 4 लाख पाउंड हमेशा हमसे लेते हैं उसमें थोड़ा सा रियायत दीजिए और हमें लोन चाहिए 10 लाख। ऐसा क्या हुआ कि कंपनी दिवालिया हो गई? अब फिर भी वह जो कंपनी से रिटायर होते थे, CCCS के जो कैंडिडेट थे वो रिटायर होते जब जाते थे तो उसी तरह महल वगैरह बनाते थे, लेकिन कंपनी जो थी वो दिवालिया हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़ की जो CCS के सदस्य थे उनकी सैलरी जो थी बहुत कम थी, तो इसलिए कर दिया गया था कि आप लोग निजी व्यापार भी कर सकते हैं। निजी व्यापार में यानी कि मान लीजिए जो पैसे कंपनी देती है उस पैसे से आप सामान खरीदिए और कंपनी को दीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप भी सामान खरीद लीजिए और उसी जहाज में ले जाकर बेचिए। तो ये लोग क्या काम करते थे कि अपने पैसा का जो था निजी व्यापार जो था उस पैसे से लोग अच्छे सामान खरीदते थे और घटिया सामान जो खरीद कर कंपनी को दे देते थे। तो घटिया सामान होता था तो घटिया दाम भी मिलता था। दूसरी चीज़, एक तो करप्शन था, दूसरी चीज़ ये था कि उसी समय 1769 के करीब मराठा, मैसूर, निजाम ये तीनों मिलकर अंग्रेज से लड़ बैठे और हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया।
तो इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड में खबर फैल गई कि कंपनी जो है कि कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी, वहाँ तो हर जगह से हार रही है। तो उसके जो शेयर के दाम थे धड़ाक से 5 के रहे होंगे 500 या कितने के, वो कम हो गए और कोई लेने वाला नहीं था। कंपनी 12.5% ब्याज तब भी लगाई थी कि हम 12.5% ब्याज देंगे, लेकिन कोई लगा ही नहीं रहा था। तो दूसरा कारण था कंपनी को पैसा न आने का, ये कारण था। तीसरा कारण था कि जब प्रथम मराठा युद्ध हुआ था तो उसमें जो रघुनाथ राव वो पेशवा बनना चाहता था, लेकिन उसके आगे के लड़के को, उसके भाई के लड़के को जब पेशवा बना दिया गया तो भाग जाता है बम्बई प्रेसिडेंसी। तो बम्बई में जाकर सूरत की संधि करता है और कहता है कि आप हमें पेशवा बना दीजिए। तो बम्बई वाले इसी इंतजार में थे कि जिस तरह कोलकाता में पूरे भारत पर कोलकाता में ब्रिटिश राज स्थापित हो गया, उस तरह इस मराठा में का जो साम्राज्य जहाँ तक वहाँ तक हम भी स्थापित करें। और एक तरह से ये लोग अवसर खोज ही रहे थे और अवसर मिल भी गया। इन्होंने कहा ठीक है हम आक्रमण करेंगे, लेकिन हमें कुछ चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जो भी आपको चाहिए आप हमें वहाँ का पेशवा बना दीजिए, हम आपको दे देंगे। लड़ाइयाँ स्टार्ट होती है, लेकिन बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी इन तीनों में नहीं पड़ती थी। तीनों में ये रहता था कि आखिरकार तीनों में सर्वोच्च कौन है। तो जब ये युद्ध कर देता है तो बंगाल का जो वारेन हेस्टिंग्स जो उस समय गवर्नर जनरल रहता है, वो ये उस समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर रहता है बंगाल का, वो इसको इग्नोर कर देता है। वो कर देता है कि ये ठीक नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। और बम्बई प्रेसिडेंसी वाला कहता नहीं हम सही कर रहे हैं। तो इन लोगों में सर्वोच्चता लेकर भी झगड़ा हुआ करता था। तो इस तरह कंपनी दिवालिया होती गई। और इसके बाद जब 10 लाख लोन इन्होंने मांगा ब्रिटिश सरकार से, तो ब्रिटिश सरकार ने इनको 10 लाख लोन न देकर 14 लाख पाउंड का लोन दिया। और जब कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या सरकार हो, जब कहीं पैसा लगाती है तो उस पर नियंत्रण भी कुछ हद तक प्राप्त कर लेती है। इन्होंने 14 लाख का पाउंड का लोन दिया होगा, तो समझ लीजिए कंपनी पे इनकी चलने लगी। तो अब हम ये देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए, अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट पारित क्यों हुआ उसकी परिस्थितियों के बारे में जान जाते हैं तो क्या क्या प्रावधान किया गया होगा आप पहले समझ सकते हैं। मैंने बताया कि कोई कहीं पैसा लगाता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सरकार हो या कोई भी संस्थान हो, अगर पैसा लगाता है तो समझिए उसमें कुछ न कुछ अधिकार हो ही जाते हैं। तो इस जो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जब 14 लाख का लोन दिया होगा, 14 लाख पाउंड का, तो समझ लीजिए कि उस पर कुछ न कुछ अपने नियम कानून लागू भी कर दिए। तो उन्होंने 14 लाख पाउंड का ऋण भी दिया और ऊपर से रेगुलेटिंग एक्ट लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इसके तहत कार्य करेंगे। तो देखिएगा इससे पहले जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी स्ट्रक्चर थे, जो भी संरचना थी, कैसे व्यापार कर सकते हैं, कैसे व्यापार नहीं कर, सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे केवल वही देखते थे। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार ने इस तरह का पहला कानून बनाया। ब्रिटिश सरकार ने इस तरह का पहला कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया। और मैंने पहले ही बताया था गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मुंबई और गवर्नर ऑफ मद्रास, इन लोगों में आपस में वो चला करता था कि कौन बड़ा है। तो अब ये कर दिया गया है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और जो गवर्नर ऑफ बम्बई और गवर्नर ऑफ जो मद्रास थे इनको उसके अधीन कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहेगा आपको उसी के अनुसार आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके अधीन हैं। और ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके सहायता के लिए किसी भी प्रशासनिक या राज्य संबंधी इस तरह की सहायता के लिए 4 लोगों को नियुक्त किया गया। 4 लोग। और मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये 4 लोग कौन हुआ करते थे, जो CCCS के मेंबर हुआ करते थे, वो प्रमोशन होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पद तक जाते थे, फिर वहाँ से वो लोग इस पद पर आया करते थे। ये चारों जो थे उसमें ये इतिहास का विषय फ्रांसिस थे, क्लेवेरिंग थे, मॉनसेन थे, बारवेल थे, 4 लोग थे। और वारेन हेस्टिंग्स इनकी पड़ती नहीं थी। 3 का बहुमत रखा गया था। और गवर्नर
गवर्नर जनरल केंद्रीकरण की शुरुआत पहली बार हुई। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब सत्ता का स्रोत किसी एक ही व्यक्ति के पास हो, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब सत्ता का कई लोगों के हाथों में चला जाए तो उसे विकेंद्रीकरण बोला जाता था। तो गवर्नर आप बम्बई और गवर्नर ऑफ मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया, और गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। पहले उसको गवर्नर बंगाल का गवर्नर बोला जाता था, लेकिन अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। इन लोगों को उसके अधीन कर दिया गया। फिर ऐसा भी होता था कि लोग व्यापार करते थे, एक दूसरे को मारते पीटते थे, तो न्यायालय में भी भारतीय मुकदमे चला करते थे, मुस्लिम लॉ चलते थे, और दोनों में बहुत भेद थे। तो इन लोगों ने अपने तरह के कानून बनाने के लिए और आपकी मतलब वहाँ यूरोपी को भी सजाएं दी जाए, तो इस तरह के सर्वोच्च ऐसा होता नहीं था, लेकिन बना दिया गया सर्वोच्च न्यायालय। 1774 में इसकी स्थापना की। इसे सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। फिर मैंने कहा कि जो कंपनी थी वो दिवालिया क्यों हुई, तो उसका मेन रीजन था कि निजी व्यापार था, ये लोग उपहार गिफ्ट रिश्वत लिया करते थे, तो इन सब पर बैन कर दिया गया। लोगों की तनख्वाह बढ़ा दी गई, और इनको ये कर दिया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नर जनरल की जो परिषद है, परिषद के सदस्य कौन नियुक्त होंगे, गवर्नर जनरल कौन नियुक्त होगा, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में था। तो ये वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुछ भी भारत से संबंधित कार्य करता है, किसी की नियुक्ति करता है, किसी को हटाता है, राजस्व कितना इकट्ठा हुआ, किस पर आक्रमण करना है, ये सब रिपोर्ट जो है आपको ब्रिटिश सरकार को दिखानी पड़ेगी। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कर दिया गया है। और इसमें एक और भी बात है, हालांकि वो पूछता नहीं है, कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में पहले ये होता था कि अगर 1000 पाउंड का आप शेयर खरीदते हैं तो आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में आ सकते हैं, लेकिन अब कर दिया गया कि अब 2000 का यदि आप 2000 पाउंड का खरीदते हैं तभी आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में बैठ सकते हैं, और कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स में वही हो सकते हैं जो 1000 का खरीदे। तो इनके लिए पहले था कि कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स के मेंबर वही बनेंगे जो 500 पाउंड का शेयर खरीदते हो। अब 1000 कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, जो 1000 पाउंड खरीदते तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठते थे, लेकिन अब ये कर दिया गया कि जो 2000 का शेयर खरीदेंगे वही इसमें बैठेंगे। तो ये इस तरह का प्रावधान था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 2000 का पाउंड खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में ये भी नियम बना दिया गया कि 24 से ज़्यादा नहीं हो सकते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। तो ये 6 पॉइंट हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो इस 6 पॉइंट से ज़्यादा नहीं पूछ सकता। हालांकि हमने ज़्यादा ही विस्तार से बताया है क्यों पारित हुआ, क्या क्या प्रावधान है, और अब ये जितने भी है मैंने कई एग्जामों में देखे हैं, इससे बाहर नहीं पूछा है। तो दोस्तों मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिक्स दोनों को कंबाइन करके ये पढ़ाया है। इसके बाद मैं हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, फिर थोड़ा मैं अगर कहीं जरूरत होगी तो बता दूंगा। इसी में समय लगना था, इसलिए मैंने कहानी बताकर ये पूरी बताया प्रावधान कि आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़ यूट्यूब पर सबके सामने पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो कुछ थोड़ा सा दिक्कत भी है, तो हालांकि ये धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा तो मैं अच्छे वीडियो और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने लगूँगा। कमेंट करके आप जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, इसे लाइक करिए, तथा कोई भी अगर दिक्कत होती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तो दोस्तों थैंक्स फॉर लिसनिंग।